ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के फॉर्मूले की सीरीज में आज का अपना जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। यानी आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला जो चैप्टर है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का ये चैप्टर है, उसके कंप्लीट सूत्र आज हम जानने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 7 जो है वहां तक के अपने कंप्लीट फॉर्मूले हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उम्मीद है कि आपने उन सबको नोट कर लिया होगा और अपने न्यूमेरिकल जो है आप कंप्लीट कर रहे होंगे। साथ में हमारे पास जो डेरिवेशन है उनकी जांच जो है वो भी सूत्र से हो जाती है। छोटे क्वेश्चन जो है वो भी आपके पास में सूत्रों से कंप्लीट हो जाते हैं। जो परिभाषाएं हैं वो भी आपके सूत्रों से कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको किसी भौतिक राशि का फॉर्मूला याद है तो आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके द्वारा आप उसका नियम बता सकते हैं। इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सभी सूत्र। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने चैप्टर नंबर 8 के सूत्रों को, जिसमें सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है विस्थापन धारा का, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। नोट कीजिए विस्थापन धारा। विस्थापन धारा जिसे कि हम आईडी से दर्शाते हैं, और परिपथ में जो धारा का यहां पर प्रवाह होता है उसे आईसी से दर्शाएंगे, जिसे कि हम चालन धारा कहते हैं। जब परिपथ में कैपेसिटर यूज किया जाता है तो कैपेसिटर के मध्य हमारे पास एक एक्स्ट्रा करंट का फ्लो होता है, जिसे ही हम विस्थापन धारा कहते हैं। और इस विस्थापन धारा का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास में आया था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारे पास में था विस्थापन धारा का फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता जो आप जानते हो, और डी फाई बाई डी टी जो है वो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण ही विस्थापन धारा प्राप्त होती है। पहला सूत्र अपना कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास में है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण। 4 समीकरण यहां पर दिए गए थे जिनके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाया गया था। तो हमारे पास में पहला जो समीकरण है वो हमारे पास में है स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। सेकंड जो हमारे पास समीकरण है वो हमारे पास में है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, यानी चुंबकत्व का गाउस का नियम। हमारे पास में है नंबर फर्स्ट प्रथम समीकरण विद्युत चुंबकीय तरंग की, और वो हमारे पास में है स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, यानी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर होता है सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास ये आया हुआ है। ये हमारे पास में आ जाता है प्रथम समीकरण। सेकंड समीकरण हमारे पास में है द्वितीय समीकरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, और वो हमारे पास में है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। तो ये हो गया बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर 0। किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन जो होता है उसका मान होता है 0, और किसी विद्युत क्षेत्र के लिए पृष्ठीय समाकलन का मान होता है सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्लियर है? ये हमारे पास 2 समीकरण कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास मैक्सवेल की तीसरी समीकरण, यानी तृतीय समीकरण हमारे पास में है, और यहां से इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमारे पास में आती है विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 4 अब अपने पास में है चतुर्थ समीकरण, जिसके अनुसार हमारे पास में था चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का जो मान होता है, ये विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब अपने पास में है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन या रेखीय समाकलन। इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र का नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा। यहां से विद्युत क्षेत्र का मान निकलेगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक से रिलेटेड होगा, और इसका जो मान था वो हमें मिलता था म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी, जहां आईसी जो है वो है यहां पर चालन धारा, यानी सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा था वो हमारे पास में है चालन धारा, और आईडी जो थी वो कैपेसिटर के बीच में बहने वाली धारा का मान था। यहां से अगर मैं आईडी का मान ये उठा के रख देता हूं तो हमारे पास बन जाता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट
यहां से हो गया IC, यहां पर हो गया म्यू नॉट और ID का मान अपने पास में है एप्सिलॉन नॉट d phi e बाई dt। ये है मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, जिसे एम्पियर मैक्सवेल समीकरण भी कहा जाता है। एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। ये हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए मैक्सवेल के द्वारा जो 4 समीकरण दी गई थी उनके सूत्र हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पॉइंट नंबर 3, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म, और इन तरंगों के गुणधर्म में हमारे पास कुछ और राशियों के सूत्र हमें मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, यानी किस सूत्र के द्वारा इसका मान ज्ञात किया जाता है, वो सूत्र अब अपने पास में है और बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ सूत्र भी है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमारे पास ये वो सूत्र है जिसकी सहायता से हम C का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग ज्ञात कर सकते हैं, जो कि प्रकाश के वेग के बराबर ही मान आता है 3 × 10⁸। 3 यहां पर हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं, हमारे पास वैल्यू आती है 2.99 के समथिंग में, और यहां पर म्यू नॉट का जो मान है हम जानते हैं 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू नॉट का मान, निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी जानते हैं 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है। यहां पर रखते हैं, हल करते हैं, कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन करते हैं, तो वैल्यू मिलती है C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो हमारे पास में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हो गया, माध्यम में नहीं, निर्वात में। अगर माध्यम की बात करें तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा म्यू और एप्सिलॉन। फिर म्यू और एप्सिलॉन को हम कन्वर्ट कर लेंगे उनके आपेक्षिक मान में। फिलहाल आप इनको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। निर्वात में हमें वेग का फॉर्मूला मिल चुका है, C बराबर होता है 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको मीडियम में चेंज कर देते हैं, तो अभी आपको बताया तो हमारे पास मीडियम में वेग हो जाता है V 1/√, इसे मैं लिख सकता हूं म्यू और एप्सिलॉन। यहां पर म्यू की जगह हम म्यू आर के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर हो जाएगा √μ0 और म्यू आर, साथ में एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। यहां से म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट वाले पॉइंट को मैं अलग कर दूं तो ये पॉइंट कुछ ऐसा बन जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा 1/μ आर एप्सिलॉन आर। ये जो मान है वो तो आपके पास निर्वात वाली वैल्यू बन जाती है। इसका मतलब ये हो गया C/√μ आर एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट हमारे पास में है माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है जिसे कि हम n से और म्यू से भी दर्शाते हैं। इसका मान हमारे को मिल जाता है निर्वात में वेग और माध्यम में वेग का अनुपात। ये हमारे पास में हो जाता है n = C/V, यानी एक मीडियम में वेग और दूसरे मीडियम में वेग का अनुपात। क्लियर है? यहां से हमारे पास पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास में यहां पर C का ही मान ज्ञात करेंगे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, यानी C का जो मान है वो हम किसी और तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और साथ में तरंगे प्राप्त होती हैं, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो हमारे पास यहां पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है उसका फॉर्मूला होता है E = E0 sin kx - ωt, और चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे पास में आ जाता है B0 sin kx - ωt। यहां पर अगर y दिशा में E के सदिश है, z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के सदिश है, तो तरंग जो है वो कौन सी दिशा में है? x में है आपके पास। क्लियर है? तो हमारे पास E0 और B0 वो क्या है? इसके अधिकतम मान है।
और के जो है वो होता है तरंग संचरण नियतांक, जिसका मान हम जानते हैं के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा जो है उसे कोणीय आवर्ती कहते हैं 2 पाई बाई टी। ये इनके फॉर्मूले होते हैं। और यहां पर C का मान अगर हम ज्ञात करना चाहें E और B के फॉर्म में, तो हमारे को यहां पर मिल जाता है C बराबर E और B का परिमाण। इस सूत्र की सहायता से भी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, और यहां पर C बराबर E नोट बटा B नोट की सहायता से भी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसके अधिकतम मानों का अनुपात C के बराबर, और यहां पर हमारे पास इनके तात्क्षणिक मानों का जो परिमाण है उनका अनुपात किसके बराबर होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग के बराबर होता है। तो हमारे पास C के फॉर्मूले E और B के रूप में, C के फॉर्मूले जो हैं E और B के अधिकतम मान के रूप में, और C का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के रूप में भी हमें मिल जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास टॉपिक है ऊर्जा घनत्व का, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो रियल में है क्या, ऊर्जा ही तो है, और ऊर्जा का क्या करती है, वो वहन करती है। तो हमारे पास टोटल ऊर्जा घनत्व कितना होगा उस तरंग का, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लिए, स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व के लिए ऊर्जा घनत्व, इसका जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं UE बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र के लिए मिल जाता है। सेम इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा का ये मान निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला है UB बराबर, स्मॉल u से हम इसको दर्शाएंगे, UB बराबर 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व, ये विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व। जब इनको हल करते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि UE का जो मान है जो 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर जो है वो बराबर होता है B स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट के। इसका मतलब किसके बराबर हो गया, UB के। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के घटक के कारण ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व के मान की क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब पूरी तरंग में जो ऊर्जा है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की वजह से, मतलब अब हमारे पास कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें, कुल ऊर्जा घनत्व विद्युत चुंबकीय तरंगों का कुल ऊर्जा घनत्व जिसे मैं दर्शाऊंगा UE से, और उसका मान जो है वो होगा विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व प्लस में हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व के। UE जो है UB के क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, UB की जगह मैं UE लिख सकता हूं या UE की जगह UB लिख सकता हूं। इसका मतलब 2UE बोल दीजिए या 2UB इसको आप बोल सकते हो। अब हम यहां पर UE का जो मान है 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर, यानी सिंगल विद्युत क्षेत्र के लिए, सिंगल चुंबकीय क्षेत्र के लिए, दोनों का टोटल जो है वो कुल ऊर्जा घनत्व मिल जाता है हमें पूरी तरंग के लिए। तो हमारे पास UE प्लस UB हमने किया, और जो हमारे को मिल रहा है 2UE के बराबर या 2UB के बराबर, इन दोनों के मान रखते हैं। तो UE का मान जब रखेंगे तो यहां से ये दो जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही जब यहां पर UB का मान रखेंगे तो 2 इसको कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ये कुल ऊर्जा घनत्व जो है वो हमें मिल जाता है एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बटा म्यू नोट। ये कुल ऊर्जा घनत्व का मान हमें मिल जाता है। E का मतलब है ये वाला मान, और B का मतलब है ये वाला तात्क्षणिक मान। Y और Z हमने यूज किया है कि विद्युत क्षेत्र सदिश जो है वो Y दिशा में कंपन कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र सदिश जो है वो आपके Z दिशा में है। यहां पर हमारे पास E और B जो है वो यही मान थे जो कि हमें पता चल रहा है ये इसके तात्क्षणिक मान है, तो समय के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे। इसका मतलब एक चक्कर में औसत ऊर्जा घनत्व कितना होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, वो अब हम यहां पर ज्ञात करेंगे। यानी कुल ऊर्जा घनत्व का औसत मान कितना होगा, ये हमारे पास सिंगल विद्युत क्षेत्र के लिए, ये सिंगल चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व। जब इसको हल करते हैं तो UE जो है वो UB के बराबर आएगा। दोनों का टोटल जो है वो पूरी तरंग का
ऊर्जा घनत्व होगा। दोनों को जोड़ा तो हमें पता चला ue का डबल या ub का डबल जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की कुल ऊर्जा घनत्व के बराबर होगा। और मान एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ई और बी तात्क्षणिक मान है, इसका मतलब इनका एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही लेंगे, कुल ऊर्जा घनत्व का औसत मान। फिलहाल नोट कीजिए आप इनको यहां तक। अभी हमने यहां पर कुल ऊर्जा का फॉर्मूला देख लिया है, अब हम इसका एवरेज मान देखते हैं। तो हमारे पास देखिए U बराबर था एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और एक हमारे पास में था बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। जब हम इसका औसत निकालेंगे तो हमारे पास E बराबर है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर बन जाएगा। तो ई स्क्वायर बराबर होगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों में साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर वाले मान का जब हम औसत लेते हैं तो उसका आंसर हमें मिलता है 1/2। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में यानी प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में औसत मान देखा भी था। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का स्क्वायर वाले मान का 1/2 हो जाता है। तो उसको मैं दर्शा देता हूं इस प्रकार से। तो जब इनका औसत लेंगे तो यहां पर ई स्क्वायर का 1/2 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 1/2 और साथ में जो ई नोट है वो आ जाएगा बाहर। इसका मतलब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हो गया ई स्क्वायर बराबर ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ई नॉट स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर और बचा जो मान था उसका हो जाएगा 1/2। तो ई नॉट स्क्वायर हमारे पास बच गया और इसी प्रकार से यहां पर बच जाएगा 1/2 तो हो गया साइन स्क्वायर का और बी नॉट स्क्वायर बच जाएगा और बटा में आ गया म्यू नॉट। इसका मतलब ये इसका औसत मान है विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा घनत्व का। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है पॉइंटिंग सदिश या पॉइंटिंग सदिश, एस के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। और इसका मतलब यह होता है कि ये जो मान है वो एक तरह से ऊर्जा प्रवाह को ही दर्शाता है। प्रति सेकंड प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे ही बोला जाता है एस। तो हमारे पास एस का जो मान है वो निकल के आता है यहां कुल ऊर्जा, यहां पर टी और ए। जब इस पूरे को हल करते हैं तो यू का फॉर्मूला हमारे पास देखिए क्या होता है, स्मॉल यू बराबर क्या होता है यू बटा वी होता है बराबर यू और सी, जहां यू जो है वो कुल ऊर्जा घनत्व है, कुल ऊर्जा घनत्व जो अभी हमने यहां पर ज्ञात किया था इन दोनों के बराबर। क्लियर है। सी यहां पर उनका वेग है। इसको जब हम हल करते हैं यहां पर यू का मान रखते हैं, सी का मान रखते हैं और जब हम इसको पूरे को हल करते हैं तो एस का एक और फॉर्मूला हमें मिल जाता है, यहां पर ई यहां पर बी बटा म्यू नॉट। तो एस का एक और फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाता है एस वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा म्यू नॉट। तो एस का एक और फॉर्मूला बनके तैयार, एस बराबर यू सी, एस बराबर ई बी अपॉन म्यू नॉट। वेक्टर फॉर्म में हो गया एस वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा म्यू नॉट। यहां बी वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 5 में भी हमारे पास में आया था, जिसके अनुसार ई वेक्टर बराबर मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एच वेक्टर, चुंबकन क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। और यहां पर है हमारे पास म्यू नॉट से म्यू नॉट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एस वेक्टर का एक और फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, एस वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। सिर्फ यही रहने वाला है, ई और एच के रूप में, ई और बी के रूप में, ई और बी के परिमाण के रूप में। तो एच के हमारे पास 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं, तो आप यहां से ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। तरंगों की तीव्रता जो है वो हमें मिलती है पॉइंटिंग सदिश का जो एवरेज मान होता है उसे ही हम यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब आई जो है वो होता है एस बार के बराबर या एस एवरेज के बराबर। यहां पर हमारे पास एस बार की जगह में यहां पर यू बार सी लिख सकता हूं, क्योंकि सी तो यहां पर फिक्स हमारे पास, यू जो है उसका ऊर्जा घनत्व है जो कि हमारे पास में इन तात्क्षणिक मानों से मिलकर बना हुआ है, वो आपकी चेंज हो सकता है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये भी बन जाएगा आई बराबर यू बार सी, ये हमारे पास तीव्रता का फॉर्मूला बन जाता है यू बार और सी। यू बार का मतलब है ये दोनों मान यहां पर आप रख सकते हो, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता का। क्लियर है।
तो नेक्स्ट हमारे पास में है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग अगर हम ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला एक तो बनता है ये वाला, P बराबर U बटा C। U हमारे पास उस विद्युत चुंबकीय तरंग की कुल ऊर्जा है। ये हमारे पास फॉर्मूला तब आता है जब विद्युत चुंबकीय तरंग किसी सतह पर आपतित होती है और सतह जो है पूर्णतः अवशोषक है। सतह पूर्णतः अवशोषक है, यानी आने वाली तरंगों को वो अवशोषित कर लेती है। तब हमारे पास में संवेग का फॉर्मूला आ जाता है ये वाला, P बराबर U बटा C। अगर सतह परावर्तित हो यानी आने वाली तरंगों को वापस रिटर्न भी कर दे तो हमारे पास इसका मान हो जाता है डबल। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, P बराबर 2U बटा C। यहां पर सतह जो है वो पूर्णतः क्या है, परावर्तक है। तब का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। फिर हमारे पास में है नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग जब किसी सतह पर आपतित होती है उसके संवेग में होता है परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन होगा तो वो तरंगे जो है वहां पर दाब भी लगाएंगी, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया जो दाब होता है उसे ही बोला जाता है विकिरण दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल को हल करते हैं तो ऊर्जा बटा आयतन मिल जाता है, और U बटा V जो है वो किसके बराबर होता है, U के बराबर। एवरेज वैल्यू अगर हम यहां पर देखें तो ये विकिरण एवरेज वैल्यू अगर हम यहां पर देखें तो ये विकिरण दाब जो है वो U बार के क्या होता है, बराबर होता है। यानी P दाब हो गया, और उसका फॉर्मूला नॉर्मली हम जानते हैं F बटा A होता है। इसको हल करते हैं तो कुल ऊर्जा बटा आयतन आ जाता है, और कुल ऊर्जा बटा आयतन जो है वो U के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये इसको और हल करते हैं तो एवरेज वैल्यू जब हम ज्ञात करते हैं तो P जो है वो बराबर हो जाता है U बार के, और U बार देखिए यहां से किसके बराबर हो रहा है, I बटा C के, क्योंकि U बार बराबर क्या होता है, I अपॉन C। I क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता है। इसका मतलब यहां P की जगह मैं लिख सकता हूं I बटा C। I क्या है, तरंग की तीव्रता। ये फॉर्मूला आपको कब मिल रहा है, जब सतह अवशोषित हो, अवशोषित के लिए। और अगर पूर्णतः परावर्तक सतह हो जिसके ऊपर दाब लगाएगी वो किरण, तो यहां हम इसको डबल कर देंगे, यानी फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 2I बटा C। जैसे ये डबल हुआ ऐसे ही ये हो जाएगा आपके डबल। कब, सतह पूर्णतः परावर्तक है तब विकिरण दाब का फॉर्मूला हो जाएगा 2I अपॉन C। P बराबर है I अपॉन C, ऊर्जा के रूप में लेते हैं तो U अपॉन C, और यहां पर हो जाएगा 2U अपॉन C। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 12th क्लास की फिजिक्स के विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके कंप्लीट सूत्र हो जाते हैं। प्लेलिस्ट में इसको स्टोर कर दिया जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट फिजिक्स के आपके कंप्लीट सूत्र जो हैं वो हो चुके हैं। नोट कर लीजिए और कंप्लीट कीजिए अपने छोटे छोटे सभी क्वेश्चनों को, न्यूमेरिकल्स को, परिभाषाओं को और नियमों को। और कंप्लीट अगर हो रहे हैं तो अपने साथियों को तो जरूर से सेंड कीजिए। चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जस्ट आगे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के जैसे फॉर्मूले अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाएं। नोट कीजिए चैप्टर नंबर 8 के सभी सूत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।